हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 जून। 20 जून की आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम तरुण गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं जिस जिस टॉपिक पर, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पशुधन पर बर्फ टैक्स। बर्फ टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे और किस देश के द्वारा लगाया गया है। भारत के द्वारा लगाया गया है या किसी और देश के द्वारा लगाया गया है, यहाँ पे इसको हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी होगी विश्व मगरमच्छ दिवस 2024। तो इसके बारे में समझेंगे, विश्व मगर दिवस के बारे में क्या इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2024 आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और कृषि सखी लखपति दीदी योजना, ये टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये दो टॉपिक को जरूर आप देख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होगा ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली। खास नहीं है, पर ये कह सकते हो कि थोड़ा सा इसको पीटी के लिहाज से देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, जिसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर पर नट लर्निंग ऐप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने को मिल जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों। तो आज हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे पशुधन पर बर्फ टैक्स। ये बर्फ टैक्स क्या होता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, देखेंगे। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने पशुधन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम GHG भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पर उत्सर्जन पर कर लगाने की योजना पर बर्फ टैक्स को समाप्त करने की घोषणा कर दी। एक टैक्स होता है, जो टैक्स होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाया जाता है, लेकिन ये जो टैक्स है वो पशुधन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस पर लगता था, जिसको न्यूजीलैंड की सरकार ने बर्फ टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की हुई है। अब इस बर्फ टैक्स की योजना क्या थी? तो अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डन के द्वारा बर्फ टैक्स की योजना पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जब ये सरकार ने पेश किया तो इसका उद्देश्य था कि योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य डेयरी उद्योग पर कर लगाकर जुगाली करने वाले, जो मुंह चलाने वाले जानवर होते हैं, आपने देखा होगा गाय भैंस हरदम मुंह चलाती रहती है ना, मुंह चलाने वाले को जुगाली करने वाले जानवरों की प्रजातियों से जो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है उसको कम करना था। ध्यान रखिएगा, जो मीथेन गैस निकलती है, तो एक क्वेश्चन आपसे आ गया है, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? उनसे निकलती है मीथेन गैस। उस मीथेन गैस को कम करने के लिए डेयरी उद्योग पर ये जो कर लगाया गया था, उसी का नाम था बर्फ टैक्स। ध्यान रखिए। और अभी न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया गया। पशुधन से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो कौन कौन से हैं? गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र में होता है, उन्हें भोजन को तोड़ने और पचाने की अनुमति देता है। जब जुगाली करते रहते हैं तो उनको भोजन को तोड़ने और पचाने की अनुमति मिल जाती है, जिससे गैर जुगाली करने वाली जो प्रजातियां हैं उसे पाचन करने में असमर्थ होती हैं। सेकेंड बात है कि जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में 4 कोष्ठ होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ इनके पेट में होते हैं, जिनमें से एक रुमेन उन्हें आंशिक रूप से पचने वाले भोजन को संग्रहित करने और किण्वित करने में मदद करता है। ये थोड़ा सा साइंस से संबंधित है, आप तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है आप समझ पा रहे हो हर चीज को। 4 प्रकोष्ठ होते हैं जुगाली करने वाले जानवर में, जिसको एक रोमेन कहते हैं, और आंशिक रूप से पचाने करके भोजन जो संग्रहित कर लेते हैं उन्हें वहां पर किण्वित करने में मदद करता है। जो पचा हुआ किण्वित या भोजन होता है जानवरों के द्वारा फिर से चबाया जाता है और पाचन क्रिया को पूरा किया जाता है। तो आंशिक रूप से जो पच जाता है ना, किण्वित करते हैं फिर से, और फिर वही भोजन को चबाते रहते हैं। हालांकि जब घास और अन्य वनस्पतियां रोमेन में किण्वित होती हैं तो मीथेन उससे उत्पन्न होती है। जब घास और वनस्पतियां जब वो खाते हैं और जुगाली करते हैं तो उनसे क्या है? मीथेन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है, उत्सर्जन होती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन गैस का प्रमाण है, जिसमें गाय और भेड़ जैसे जुगाली करने वाले जानवर मुख्य रूप से डकार के माध्यम से इस गैस को छोड़ते हैं। तो जो गाय और भेड़ होती है मुख्य रूप से डकार लेते हैं, डकार मतलब खाना खा लेते हो, आप भी लेते होगे है ना, डकार लेते हैं और उसके माध्यम से मीथेन गैस को ये छोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, विश्व मगरमच्छ दिवस 2024। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मगरमच्छ को देख पा रहे होगे। विश्व मगरमच्छ दिवस के बारे में अगर बात करें, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को विश्व मगरमच्छ के दिवस में मनाया जाता है।
यह दिन विश्व भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों एवं घड़ियालों की स्थितियों को उजागर करने के लिए एक वैश्विक जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाता है। कोई भी दिवस हो, कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो जनता को, लोगों को, नागरिकों को उसका उद्देश्य क्या रहता है? नागरिकों को जागरूक करना, उसके बारे में सबसे प्राथमिक उद्देश्य रहता है। जब कुछ भी ना आए तो यही बता दिया करो, जागरूक करना इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है, लोगों को या नागरिकों को। तो 17 जून को मगरमच्छ के बारे में लोगों को और घड़ियाल के बारे में, जो संकटग्रस्त है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका अभियान का उद्देश्य है। विश्व संरक्षण परियोजना क्या है? परिचय देख लेते हैं। जो मगरमच्छ के लिए संरक्षण परियोजना, उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र, यूएन एवं भारत सरकार के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ, उसके तुरंत बाद ही संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के द्वारा इसकी परियोजना की शुरुआत की गई। इस प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। किसके प्राकृतिक आवासों की? मगरमच्छों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। कैंडिडेट ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देना। जो ब्रीडिंग होती है उसके माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देना इसका दूसरा उद्देश्य है। प्राकृतिक पर्यावरण में नवजात जो शिशु के जीवित रहने के हर कदम पर समाधान करना। देखिएगा, जो इनके जीवित रहने की दर कम हो रही है उसके समाधान के लिए प्रयास करना प्राकृतिक वातावरण में। इस परियोजना के तहत देश के संकटग्रस्त मगरमच्छों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु भारत में 34 स्थानों पर, ध्यान रखिएगा, भारत में 34 स्थानों पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। कैसे केंद्र? प्रजनन केंद्र को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिनमें भीतरकनिका भी शामिल है। और भीतरकनिका किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हम भीतरकनिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, भीतरकनिका के बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन बताओ भीतरकनिका किस राज्य में? विशेष रूप से भीतरकनिका में इनका प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से खारे पानी में मगरमच्छों और समुद्री मगरमच्छों को ध्यान केंद्रित किया गया हुआ है। मगरमच्छ की वर्तमान संख्या और वितरण के बारे में समझें तो भीतरकनिका, आप लोगों ने कमेंट करके बताया किस राज्य में है, तो भीतरकनिका में खारे जल के मगरमच्छों की संख्या की बात की जाए 1975 में 95 थी। नवीनतम सरीसृप जनगणना 2023 के अनुसार अब बढ़कर 1811 हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, 1995 में, सॉरी 1975 में 95 थी, लेकिन 2023 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 1811 हो गई। सोचो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत बढ़ गए। वर्तमान में खारे जल के मगरमच्छ भारत में 3 मुख्य स्थानों पर पाए जाते हैं। तीनों स्थानों के ध्यान रख लो मैप के माध्यम से। भीतरकनिका उड़ीसा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, और अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो आप तीनों के इस लोकेशन को देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है, जो भारत में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, मैप में लोकेट कर लो, भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मानव संघर्ष मगरमच्छ के साथ कैसे होता है? तो भीतरकनिका में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या के कारण मनुष्यों के साथ संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में अब तक 50 मौतें हो चुकी हैं मगरमच्छों की, जिसके कारण अधिकारियों को हमलों को रोकने के लिए 120 नदी तटों पर बैरिकेड्स लगाने पड़े। इसके पश्चात संघर्ष जारी है। मतलब कि समझो बात को, मानव के साथ मगरमच्छों, क्रोकोडाइल का भी संघर्ष होता है। और यहाँ पर जो 50 मगरमच्छ की मौतें सामने आई हैं, इसके चलते अधिकारियों को 120 नदी तटों पर बैरिकेड्स लगाने पड़े। क्या लगाने पड़े? बैरिकेड्स को लगाने पड़े। उसके पश्चात भी संघर्ष जारी है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जो कि हम आपको बता रहे थे, और ये भीतरकनिका वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। 672 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ कि 3 भारत में एक ऐसे स्थान है जहां पर पाए जाते हैं। एक तो भीतरकनिका उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, और कहां पर? अंडमान निकोबार। तीनों की स्थिति बे ऑफ बंगाल में स्थित है। सुंदरबन के बाद भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र भी है। इंपोर्टेंट बात है कि सुंदरबन पहले स्थान पर आता है, उसके बाद भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र भीतरकनिका, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान मूलतः खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है, जो कि ब्रह्माणी, बैतरणी, धमरा, पटसाला नदियों के जल से आवृत है। तो 4 नदियां यहाँ पर प्रमुख हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में।
जो अद्वितीय परिस्थिति तंत्र का निर्माण भी करती है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता के कारण इस क्षेत्र की जो मिट्टी है लवणों से समृद्ध है, मतलब कि यहाँ लवणता पाई जाती है। अभ्यारण्य की वनस्पति और प्रजातियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल भी है। आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर खारा पानी है, अत्यधिक मात्रा में है, क्योंकि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है उससे इसकी निकटता भी है। तो यहाँ पर जो लवणीय जल पाया जाता है, तो खारे जल के जो मगरमच्छ हैं उनके लिए यहाँ पर प्रजनन स्थल भी स्थापित किया गया है। गहीर माता समुद्र तट जो पूर्व में अभ्यारण्य की सीमा बनाता है, यार जो गहीर माता समुद्र तट है ईस्ट में अभ्यारण्य की सीमा बनाता है। ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में भीतरकनिका को ही जाना जाता है, ध्यान रखिए। भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 प्रजातियों को आवास का भी एक दुर्लभ प्रजाति यहाँ पर आती है। तो किंगफिशर प्रजातियों के लिए भी भीतरकनिका गहीर माथा बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार हेडलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखो, लोकेट कर लो इसको, साथ में इसके बारे में कुछ और पॉइंट मिले तो याद भी कर लो। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2024। अब एनर्जी के बारे में जो रिपोर्ट है इसके बारे में समझते हैं, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नट लर्निंग ऐप नाम से हमारा ऐप आ चुका है, जिसको आप एंड्रॉइड ऐप है लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सोशल साइट से जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह। तो जल्दी से आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ हुआ, वीडियोस हुआ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, वर्ष 2024 की जारी की गई है। दुनिया भर में वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के लिए सतत विकास लक्ष्य, इसको हम एसडीजी 7 को प्राप्त करने के रास्ते से दूर है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा की जो एसडीजी 7 है लक्ष्य है 2030 तक दूर होने से बताया जा रहा है। एसडीजी 7 का उद्देश्य किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच को सुनिश्चित करना है, लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2024 के बारे में समझेंगे और उसके बाद में देखेंगे हम भारत की स्थिति भी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं रिपोर्ट के बारे में। जारीकर्ता कौन है? कभी कभी जारीकर्ता का डायरेक्टली नाम आता है। यह रिपोर्ट लक्ष्य की दिशा प्रगति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है और 5 संरक्षक एजेंसियों के द्वारा प्रतिवर्ष इसको तैयार किया जाता है। कौन कौन सी 5 एजेंसी हैं? उन 5 एजेंसियों के हम एक बार यहाँ पर नाम देख लेते हैं। कौन कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ये 5 एजेंसियों के नाम या तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आता भी रहेगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है किसके बारे में? तो रिपोर्ट में नीतियों के कारण वर्ष 2030 तक 660 मिलियन लोग बिजली की पहुंच से वंचित रह सकते हैं। कितने? 660 मिलियन लोग, जिसमें लगभग 1.8 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने की तकनीक और ईंधन तक पहुंच नहीं होगी। न तो स्वच्छ खाना होगा और न ईंधन पकाने की तकनीक वहां पर होगी। ऊर्जा दक्षता दर की प्रगति की बात किया तो धीमी है, जो केवल 2.3% ही है। एसडीजी 7 की प्राप्ति के लिए आवश्यक जो स्तर है उससे वह काफी नीचे है, ध्यान रखना है। तो 2030 तक लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, रिपोर्ट ऐसा कह रही है। भारत की स्थिति देखते हैं। वर्ष 2000 और 2021 के बीच में भारत ने चीन और इंडोनेशिया के साथ मिलकर आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। चीन के साथ और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत ने प्रगति हासिल की है। इस अवधि के दौरान भारत में कुल अंतिम ऊर्जा जो खपत है नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक लेवल पर 2.3% दिखा रहा है, लेकिन भारत ने 7% की वृद्धि दर्ज की। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर बल मिला हुआ है, इसके कारण ये जो प्रतिशत है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो बात हो गई वर्ष 2010 से 2021 के बीच की। अब बात करते हैं वर्ष 2022 में देश के 47 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 627 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हुए। तो भारत ने 2022 में 47 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 627 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली है। इस फंडिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से आया हुआ है।
तो ये 3 संस्थाओं के द्वारा ये फंडिंग मिली है, जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की भूमिका परिवहन क्षेत्र तक फैली हुई है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, यूरोप, चीन के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा के उपयोग का 85% हिस्सा शामिल है। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? जो कि हमारी स्वच्छ ऊर्जा होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके की जो ऊर्जाएं होती है वो अक्षय ऊर्जा में आती है या स्वच्छ ऊर्जा में इनका हिस्सा 85% भारत में देखने को मिल रहा है। अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, नहीं अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट करंट अफेयर्स है, इसके बाद एक और करंट अफेयर्स होगी हमारी, देखते हैं। हाँ, ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली। तो अभी हम बात करते हैं कृषि सखी क्या है। कृषि सखी योजना के साथ साथ लखपति दीदी को भी हम समझना महत्वपूर्ण है। दोनों जो करंट अफेयर्स हैं ये इंटरलिंकिंग है और ये योजना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी। देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कृषि सखी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। कितने प्रदान किए गए हैं? 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को कृषि सखी प्रमाण पत्र को प्रदान किया गया। अब ये जो प्रमाण पत्र है इनका क्या योगदान है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। कृषि सखी के बारे में समझें तो कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को देखते हुए, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके योगदान को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों लोगों के नाम याद रख लो, संस्थाओं के, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक हस्ताक्षर किया और यह समझौता किया हुआ है। इस एमओयू के माध्यम के तहत कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल सामने आई है, जिसके तहत जो कृषि के क्षेत्र में महिलाएं की जो भूमिका है, अच्छी कौशल को बढ़ावा दे रही हैं, एक को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री ने 30,000 से अधिक यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र जारी भी किया है। उद्देश्य क्या है? तो इस प्रमाणन के कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना। क्या है? जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट देना है, उसके साथ साथ कृषि पैरा एक्सटेंशन में सहायक बनाना इनका उद्देश्य। इस कार्यक्रम का पहला चरण 12 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय शामिल है। लखपति दीदी योजना क्या है? अब इससे संबंधित जो कृषि सखी योजना है, इस संबंधित लखपति दीदी योजना, इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को की थी, मतलब अभी इसको 1 साल पूरा नहीं हुआ है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान करी जा रही है। इसीलिए इसका नाम रखा है लखपति दीदी योजना। साथ ही महिलाओं को वित्तीय और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें एलईडी बल्ब बनाने से लेकर प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे तकनीकी काम सिखाए जाएंगे और इनको रोजगार प्रदान करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली। खास बहुत ज्यादा नहीं है पर समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐप आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप, यहाँ से डाउनलोड करके आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो जल्दी से जाइएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा और सोशल साइट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली की बात करते हैं और ये जो फोटो आप देख रहे हो गंगा नदी की फोटो है, गंगा नदी की फोटो है। तो इसके बारे में समझते हैं, गंगा नदी के बारे में भी समझते हैं। चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गंगा नदी के जल की गुणवत्ता, गंगा नदी की वाटर की क्वालिटी के लिए वास्तविक समय विश्लेषण के लिए ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय निगरानी के लिए यहाँ पर ई फ्लो पारिस्थितिक प्रणाली का शुभारंभ किया है। क्या है यह? तो ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली जल शक्ति मंत्रालय की एक शाखा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा विकसित इसको किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनकी जल की गुणवत्ता का वास्तविक समय का विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करता है।
मतलब कि ये गंगा यमुना की सहायक नदियों के बारे में जो जल की गुणवत्ता क्वालिटी है, इसके बारे में रियल टाइम का मॉनिटरिंग करना या रियल टाइम की विश्लेषण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह विभिन्न स्थानों पर नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कहीं से नदी हरिद्वार से पानी भर लिया और उसका देख लिया, हरिद्वार से देखेगा, फिर कानपुर के पास से देखेगा, फिर बिहार में देखा, तो इस तरीके से अलग अलग जगह से देखा जाता है। इसकी उपयोगिता क्या होगी? तो ई फ्लो पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत गंगा नदी के निरंतर और टिकाऊ प्रवाह को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी पहली उपयोगिता, इस प्रणाली से परियोजना की योजना बनाने और नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने और अन्य मापदंडों में भी इसमें मदद मिलने की संभावना दिखाई देगी। केंद्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है, नमामि गंगे कार्यक्रम, उसकी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। अपनी निर्धारित क्षमता पर वह काम कर सके और सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। इस प्रणाली के द्वारा केंद्रीय जल आयोग की तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गंगा की मुख्य धारा में 11 अन्य परियोजनाओं जैसे कि इनफ्लो, आउटफ्लो और अनिवार्य ईफ्लो जैसे मानदंडों की निगरानी करना भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में समझते हैं, जिसको हम NMCG भी कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत अगस्त 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। गंगा को राष्ट्रीय गंगा नदी का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है और कब दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। मिशन का कार्यान्वयन गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के राष्ट्रीय परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। एनएमसी के लक्ष्य और उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण कार्यक्रम को कार्यान्वयन किया करना, समन्वय अंतर क्षेत्रीय व्यापक योजना प्रबंधन को बढ़ावा देना, नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण में कमी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य। पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ सुनिश्चित करना, गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव बनाए रखना इसका दूसरा उद्देश्य है। तो यहाँ पर उसके उद्देश्य वेरी इंपोर्टेंट है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से शायद क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन पीटी में कुछ आए तो आप बता सकते हो। आज नहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो को बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद।